हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 30 अप्रैल को एक सिंगल आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण आज हम आर्टिकल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे और आज के जो आर्टिकल होंगे इस पूरे वीक में जो है हम कवर करेंगे। आज का जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है द पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से। जो बर्ड फ्लू आउटब्रेक हो रहा है, जो H5N1 फैल रहा है, उसको हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। द पोल्ट्री इंडस्ट्री नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स, ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और उसमें क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको H5N1 से लिंक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बर्ड फ्लू डिसीज़ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से हम बर्ड फ्लू के जो आउटब्रेक है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी। वो रिफॉर्म्स क्या होंगे, इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। बर्ड फ्लू के ऊपर आपको डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ सकता है डिसीज़ थीम के अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। रिसेंटली H5N1 वायरस का आउटब्रेक देखने को हमें मिला है और अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री में अर्जेंटली रिफॉर्म नहीं किए गए तो ये जो आउटब्रेक है ये एपिडेमिक और फिर पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है, जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर कर सकता है हमारे लिए। इंडिया को जो है वन हेल्थ अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है, यहाँ पर इस आर्टिकल में इनिशियली कहा गया है। वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। वन हेल्थ अप्रोच है क्या? इसमें जो ह्यूमन की हेल्थ है वो डायरेक्टली किससे इंटरलिंक की जाती है? एनिमल के वेलफेयर से, एनिमल की हेल्थ से और इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन से, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है उससे। अगर आपका एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, एनिमल का वेलफेयर होते रहेगा, तो जो पब्लिक हेल्थ है वो भी बेहतर रहेगी। ये जो इंटरलिंक है जो है वो वन हेल्थ अप्रोच के अंदर किया जा रहा है। तो इंडिया की जो लॉज हैं उसको अलाइन करने की ज़रूरत है और वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरत है, ऐसा इसमें कहा गया है इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं H5N1 की, है ना। हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। जो पहला इन्फेक्शन हमें देखने को मिला था ह्यूमंस में, जो कि डायरेक्टली चिकन से आया था, वो 1997 में हांगकांग में देखने को मिला था। इंडिया में पहला H5N1 का पेशेंट जो है महाराष्ट्र में 2006 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंटली हमें H5N1 का आउटब्रेक देखने को मिला है। काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। दिसंबर 2020 में और अर्ली 2021 में लगभग 15 स्टेट में H5N1 के केसेस देखने को मिले हैं और ये जो पैथोजन है इसने बहुत सारी स्पीशीज़ को इन्फेक्ट किया है, जो H5N1 वायरस है। इवन अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये भी पढ़ा था कि ये अंटार्कटिका पहुंच चुका है, जहां पर पोलर बियर को भी ये वायरस जो है इन्फेक्ट कर चुका है और वहां पर मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। WHO के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो फैटिलिटी रेट है H5N1 का वो लगभग 50% है, 52%। फैटिलिटी रेट कोविड का कितना था? 1 से 2% के अराउंड था। इसका मतलब हर 100 में 2 लोगों की जानें जाती थी और यहाँ पर हर 100 इंसान जो इन्फेक्ट हो रहा है H5N1 से उसमें 50 लोगों की जानें जा रही है। तो फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोगों ने इस पे फोकस नहीं किया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है और ये डिज़ास्टर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आपका जो वायरस है उसके फैलने के रीजंस क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो ह्यूमन का कांटेक्ट है इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ वो बढ़ता जा रहा है और दूसरा रीज़न है कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट। कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट के कारण भी बहुत ज़्यादा जो है आपका ये वायरस फैल रहा है। तो कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो आपने चिकन्स को देखा होगा पोल्ट्री फार्मिंग में, एक छोटी सी केज में जो है उन्हें बड़ा किया जाता है। ये बैटरी केजेस या वायर्ड केजेस होती है और इसी केज के अंदर बहुत सारे चिकन्स को बड़ा किया जाता है इतने कम एरिया में, इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी में। तो भाई इतने कम एरिया में अगर आप करोगे इनका पालन पोषण, इतने कम एरिया में इनकी फार्मिंग की जाएगी
तो फिर ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है वो भी ज़्यादा कंटेमिनेटेड होगा। कैसे कंटेमिनेशन ज़्यादा होगा? अगर यार बड़े एरिया में रखते हैं तो गंदगी कम होती है, छोटे एरिया में रखते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ओडोर की बात करें तो स्मेल बहुत गंदी आती है, अगर आप देखोगे जब भी, है ना, तो बहुत ख़राब स्मेल आती है। ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट होगा वो कंटेमिनेटेड होगा, आसपास का जो परिसर होगा वो भी ख़राब होगा। दूसरा, पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है यार? इनके जो स्किन होती है वो झड़ जाती है, फिर यही जो स्किन है हवा में उड़ करके पार्टिकुलेट मैटर का फॉर्म ले लेती है, फिर वही आप जो है सांस ले रहे होते हो और आपके अंदर वो पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इससे भी डिसीज़ होने के चांसेस है। कॉन्टैक्ट तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। एक जो बहुत बड़ा इशू होता है वो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो पोल्ट्री फार्मिंग का वो बहुत ज़्यादा होता है ना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। इसलिए जो है जो CPCB है उन्होंने पोल्ट्री इंडस्ट्री को पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री माना है। अगर आप 5,000 से ज़्यादा बर्ड जो है क्या कर रहे हैं, इनकी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, बेसिकली 5,000 से ज़्यादा चिकन्स को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आपको जो है कंसेंट लेनी होती है, रेगुलेटरी जो कंप्लायंस हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। जब तक कि आप कंसेंट नहीं लेंगे तब तक के इतने बड़े स्तर पर आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। एक और बहुत बड़ा इशू है पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, वो है एंटीबायोटिक के यूसेज का। ठीक, एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है पोल्ट्री फार्मिंग में। दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक तो ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह। चूँकि प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है इंडिया में, जो कंजम्पशन पैटर्न है चेंज हो रहा है, सबकी इनकम बढ़ रही है, नॉनवेज जो है लोग ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और इसी कारण से जो चिकन्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो फिर ऐसे केसेस में जो चिकन्स हैं उन्हें तैयार करने के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर वाले इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनका जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ हो सके और जल्दी जल्दी जो डिमांड है उसको सप्लाई किया जा सके। दूसरा जो है एंटीबायोटिक का यूसेज किस स्टेज पे होता है, जब जो आपका चिकन होता है जो एकदम छोटा होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के होते हैं, उस समय उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। और लॉ कमीशन की 2017 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो एंटीबायोटिक का यूसेज हो रहा है उससे एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस ह्यूमंस को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये 2017 की रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है। नेक्स्ट इशू क्या है यार, फीकल मटेरियल का। फीकल जो मैटर है ना, जो वेस्ट मैटर होता है, जो भी आप जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मैटर तो आएगा ही, फीकल मटेरियल तो रहेगा ही। उसको जो है फार्मर्स एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये मटेरियल जो मैन्योर है वो पाइलअप होते जाता है तो ये पॉल्यूटेंट का काम करता है। सो जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं ये पाइलअप होते चले जाते हैं और फिर ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं डिसीज़ वेक्टर्स के लिए, सच एज फ्लाइज। जो आसपास के रेसिडेंट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है अपने घरों में। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स को अपने घरों में तो आपको शॉर्ट टर्म में नौशिया, वोमिटिंग जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा जो आप अनक्लीन एनवायरनमेंट में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो भी ये फूड कंज्यूम करेगा, जो भी बाद में चिकन को बना करके खाएगा, उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। इससे जो फूड डिराइव होगा वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा और जो लोग इसका सेवन करेंगे उन्हें भी बीमारियां हो सकती है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में हो रही है और इसको हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें 269 लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 2017 की उसके बारे में बात किया गया है। उसने कुछ सजेशंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मोर ओपन, क्लीनर और वेंटिलेटेड अगर लिविंग स्पेस होगा तो जो एनिमल्स हैं उनको
कांस्टेंट एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कांस्टेंट एंटीबायोटिक की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली इसका यूसेज नहीं किया जाएगा, और जो लोग हैं इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें एंटी माइक्रोबायल जो रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो लॉ कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि गाइडलाइंस इशू की जाना चाहिए रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ चिकन इन द मीट इंडस्ट्री एंड वेलफेयर ऑफ चिकन इन द एग इंडस्ट्री। इससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस इशू करने के लिए कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2019 में ये ड्राफ्ट रूल्स लेकर आए, लेकिन जो रूल्स लेकर आए गए थे वो बहुत वीक और टोकनिस्टिक थे। तो जो रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बेहतर गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो बेहतर तरीके से अगर एनवायरनमेंट का रेगुलेशन करती है तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें जो कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट हो रहा है उसके कारण उसको रोका जा सकेगा। जो H5N1 बढ़ रहा है वायरस का जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बर्ड्स। ये सारी चीज़ें हम कम कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके से रेगुलेशन ओवरसाइट किया जाए। जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है उसे फॉलो किया जाए। ये हमारा आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।